आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। मुद्रा और व्यापार का विकास सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई उबाऊ पन्ना नहीं है, बल्कि ये इंसानी समझदारी और कमाल के जुगाड़ की एक बेहद अद्भुत कहानी है। एकदम शुरुआत से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक लेन देन का तरीका आखिर कैसे बदला, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही आता है कि मुद्रा यानी पैसों के बिना व्यापार आखिर होता कैसे था। जरा सोचिए, जब दुनिया में कोई सिक्का नहीं था, कोई कागजी नोट नहीं था और ये डिजिटल पेमेंट तो भूल ही जाइए, तब दुनिया भर का लेन देन कैसे चलता होगा। बिना किसी आधिकारिक मुद्रा के लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का क्या तरीका निकाला होगा। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो सामान की अदला बदली। इस व्यवस्था में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का लेन देन करते थे। मतलब अगर किसी को चावल चाहिए और उसके पास टमाटर हैं, तो उसे एक ऐसा इंसान खोजना पड़ता था जिसे टमाटर की तराश हो और जिसके पास देने के लिए चावल हो। रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो ये एकदम बढ़िया था, लेकिन बड़े स्तर पर व्यापार में ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने लगा था। देखिए, इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव तभी आता है जब पुरानी व्यवस्था में कोई अड़चन आती है। अब टमाटर और चावल जैसी चीजों को ही ले लीजिए, ये तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाती हैं, है ना? ऐसी चीजों के साथ आप लंबे समय के लिए व्यापार कर ही नहीं सकते। इसी बड़ी समस्या ने इंसानों को कुछ ऐसा खोजने पर मजबूर कर दिया जो कभी खराब ना हो। और बस यहीं से सोना, चांदी और तांबे जैसी टिकाऊ धातुओं की शुरुआत हुई, जिसने व्यापार का पासा ही पलट कर रख दिया। इस बदलाव में लीडिया नाम की जगह ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने सोने और चांदी जैसी धातुओं को एक निश्चित आकार और वजन देना शुरू कर दिया, और इस तरह बने पहले सिक्के। इन मानकीकृत सिक्कों के चलन में आने से लेन देन इतना आसान हो गया कि हर बार धातुओं को तराजू पर तोलने की जो पुरानी झंझट थी ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। हर नया समाधान अपने साथ कुछ नई मुसीबतें भी लेकर आता है। जब व्यापार बढ़ने लगा और व्यापारी दूर दराज के इलाकों में लंबी लंबी यात्राएं करने लगे, तो ये भारी भरकम सिक्के एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। पहला तो इनका भारी वजन ढोना कोई आसान काम नहीं था, और दूसरा सबसे बड़ा खतरा था रास्ते में डाकुओं का। उन दिनों व्यापारियों के लिए अपनी जान और अपना माल बचाकर चलना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो इस समस्या का क्या हल निकला, चलिए देखते हैं हमारे अगले भाग में। कागजी रसीद का जन्म और व्यापारियों का स्थानीय नेटवर्क। भारी सोना ढोने के इस जोखिम से बचने के लिए बिना किसी सरकारी मदद के व्यापारियों ने अपना खुद का एक जबरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने आपस में भरोसे पर टिका एक नेटवर्क बनाया। मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो भारी सोना साथ ले जाने के बजाय दिल्ली के ही किसी भरोसेमंद व्यापारी के पास उसे जमा कर देता था। बदले में वो व्यापारी एक कागज पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर करके दे देता था। अब उस मोहर लगे कागज को जेब में रखा, आराम से बिना किसी डर के यात्रा की और मुंबई पहुंचकर वहां के किसी परिचित व्यापारी को वो कागज दिखाकर अपना सोना वापस ले लिया। एकदम सरल और सुरक्षित। इस तरीके ने राजमार्गों पर होने वाली लूट का डर ही खत्म कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले व्यापारियों के बीच शुरू हुआ ये भरोसे का नेटवर्क असल में आज के आधुनिक हवाला नेटवर्क का बिल्कुल सटीक आधार है। जी हाँ, आज जो हवाला कारोबार काम करता है ना, उसकी जड़ें इसी प्राचीन और विश्वास आधारित प्रणाली में छुपी हैं, जहाँ असल में भौतिक धन भेजे बिना ही भुगतान पक्का कर दिया जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि हमारा बीता हुआ कल आज से कैसे जुड़ा है। व्यापारियों की वो पुरानी मोहर और हस्ताक्षर वक्त के साथ विकसित होते गए। आज अगर हम अपने किसी भी भारतीय नोट को ध्यान से देखें, तो उस पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वाक्य उसी प्राचीन व्यवस्था की एक आधुनिक निशानी है। सच कहूं तो ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सदियों पुराने उसी भरोसे का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं व्यवस्थित बैंकिंग की शुरुआत की तरफ और देखते हैं चीन से यूरोप तक का इसका सफर। अब व्यापारियों का वो कागजी तरीका चतुर तो बहुत था, लेकिन असंगठित होने की वजह से उसमें धोखेबाजी की गुंजाइश भी थी। इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक आधिकारिक व्यवस्था की जरूरत थी। तो साल 1154 में चीन में वान यान लियांग ने इस व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर लागू किया और बैंक बनाए।
यहाँ लोग अपना सोना जमा करके बैंक के नोट ले सकते थे। फिर 13वीं सदी में जब मशहूर यात्री मार्को पोलो चीन पहुंचे तो वो इससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वापस जाकर पूरे यूरोप में इसे फैला दिया और यहीं से व्यवस्थित बैंकिंग की मजबूत नींव पड़ी। जब ये व्यवस्था यूरोप में और मजबूत हुई तो इसका एक पक्का मूल्य तय कर दिया गया। उदाहरण के लिए 7.5 ग्राम का एक बहुत ही कड़ा नियम। यूरोप में ये तय हो गया था कि 1 पाउंड स्टर्लिंग के बदले में 7.5 ग्राम सोना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी के पास 150 पाउंड स्टर्लिंग है तो वो इंसान बिना किसी चिंता के 1 किलोग्राम से भी ज्यादा सोने के बराबर की संपत्ति सिर्फ कुछ कागजों के रूप में अपनी जेब में रखकर बेखौफ घूम सकता था। अब आते हैं इसके सबसे बड़े असर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसने वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व उछाल ला दिया। जब ये सुरक्षित व्यवस्था देशों के अंदर सफल हो गई तो इस भरोसे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक जबरदस्त उछाल ला दिया। चीन बेझिझक अपने युआन में व्यापार कर रहा था और यूरोप अपने स्टर्लिंग में। हर देश खुशी खुशी अपनी कागजी मुद्रा इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि सबको ये पक्की तसल्ली थी कि व्यापार के आखिर में इन सभी कागजी नोटों का अंतिम हिसाब असली भौतिक सोने में ही चुकाया जाएगा। और यहीं से जन्म होता है द गोल्ड स्टैंडर्ड का। इस एक कड़े नियम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया। अब कोई भी देश अपनी मर्जी से हवा में नोट नहीं छाप सकता था, बिल्कुल नहीं। वो केवल उतनी ही कागजी मुद्रा जारी कर सकता था जितना असली सोना उसके सरकारी खजाने में सुरक्षित रखा हो। यानी किसी भी देश की जो क्रय शक्ति थी वो पूरी तरह से उसके सोने के भंडार पर ही सीमित हो गई थी। तो इस पूरी शानदार यात्रा को देखने के बाद एक बेहद ही जरूरी और सोचने वाला सवाल पैदा होता है। अगर पहले की सारी मुद्राएं, वो सारे कागजी नोट सीधे तौर पर असली सोने से जुड़े थे, तो आज क्या स्थिति है? आज जब हम अपना 500 रुपए का नोट लेकर रिजर्व बैंक में जाएं तो वो हमें उसके बदले सोना तो नहीं देंगे। तो फिर आज की मुद्रा का मूल्य आखिर किस चीज पर टिका है? जिस पैसे के पीछे पूरी दुनिया रोज भाग रही है, उसकी असली ताकत आखिर आती कहां से है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।